हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आपने पिछली क्लास को इतना पसंद किया और आगे निरंतर भी इस प्रकार वीडियो को देखते रहें। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहते हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान का वो भाग है जिसके माध्यम से संविधान का सार निकाल करके लिख दिया गया है। यानी प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र भी कह सकते हैं हम इसको। यानी हम समझते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक परिचय पत्र है, उसका एक परिचय देती है। मान लो कि कोई व्यक्ति भारत के बारे में जानना चाहता है और वो भारत में आया भी नहीं है और उसने भारत का संविधान भी नहीं पढ़ा है, और हमारे संविधान कानूनों की एक इतनी बड़ी किताब है कि उसको हम थोड़े समय के अंदर पढ़ भी नहीं सकते। तो हमारी जो संविधान सभा थी, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो बहुत ही बुद्धिजीवी थे, ये हम सब जानते भी है। और इसका एक प्रमाण है हमारी प्रस्तावना, जिसने उन्हें पूरे संविधान के 22 भागों का निचोड़ निकाल करके, सार निकाल करके सिर्फ 15 से 20 लाइनों में हमारी प्रस्तावना को लिख दिया, जिसके तहत हम भारत के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया है वो जान सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत है हमारी प्रस्तावना। हमारा संविधान भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्रस्तावना की तो बात ही कुछ और है। सिर्फ 15-20 शब्दों के माध्यम से हम भारत के बारे में एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी शासन प्रणाली कैसी है, हमारी सरकार किस तरह से कार्य करती है, नागरिकों से क्या अपेक्षा की जा सकती है और नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। यह सब प्रस्तावना को पढ़ने से हमें मालूम होता है। अब हम बात करते हैं कि संविधान में प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है। तो संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई है और प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं। तो संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है, और वो उद्देश्य प्रस्ताव उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत भी कर लिया जाता है। उद्देश्य का प्रस्ताव में उसका जो अंतिम चरण है वो प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया जाता है, और इसीलिए जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था उसी के नाम के आधार पर इसका नाम उद्देशिका पड़ा था। अब हम बात करते हैं कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो किस देश से ली गई है। तो इसमें 2 देश आते हैं। नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और 2 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, संविधान में प्रस्तावना का विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया जाता है, और जो संविधान में प्रस्तावना की भाषा से लिया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली जाती है। इसके बाद यह प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में उस संशोधन किया जा सकता है, या संविधान में प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। तो इसके लिए 2 वाद आते हैं। नंबर 1 पर वाद आता है बेरुबारी वाद। नंबर 1 वाद आता है बेरुबारी वाद। बेरुबारी वाद 1960 में होता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। उसके ठीक 13 साल बाद एक और वाद आता है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। दूसरा वाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। 1973 में दूसरा वाद आता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश देता है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। और यह जो वाद है वो आज तक का संवैधानिक इतिहास का और न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा वाद है, और इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ है वो बैठी थी, जिसके न्यायाधीश थे SM सीकरी इसके न्यायाधीश हैं, और यह सबसे बड़ा संवैधानिक इतिहास में निर्णय है। इसमें यह सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं। तो अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी हुआ है। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अब तक प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। संशोधन का अर्थ होता है किसी देश की किसी सर्वोच्च विधायी शक्ति द्वारा उस संविधान में बदलाव करना संशोधन कहलाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें नंबर 1 पर आता है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। 3 शब्द है वो इसमें जोड़े जाते हैं। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द है वो प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं। उस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 3 शब्द जोड़े जाते हैं 42वें संविधान संशोधन के दौरान। तो सर्वोच्च न्यायालय
कहता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है केस स्वतंत्र भारतीय मामले में, और पहले कहता है बेरुवादीवाद में कहता है कि प्रस्तावना संविधान में कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश का यूटर्न लिया और एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 कहता है कि प्रस्तावना में सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने निर्णयों में बदलाव कर सकता है, अपने निर्णयों को बदल सकता है और अपने निर्णयों पर पुनर्विचार भी कर सकता है। ये उसको सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 137 के तहत। उसके बाद हम प्रस्तावना में हर शब्द के खोल करके पढ़ते हैं। इसमें पहला शब्द आता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का अर्थ है जो संविधान का स्रोत क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है। जो संविधान का स्रोत है वो भारतीय जनता खुद है। संविधान का निर्माण है वो भारतीय जनता ने किया है। यह अलग बात है कि उस निर्माण है संविधान सभा के सदस्य ने किया, लेकिन जो सदस्य थे वो जनता द्वारा निर्वाचित थे। तो शक्ति का जो स्रोत है संविधान की भारत की जनता खुद है। और ये जो भारत के लोग हैं ये शब्द लिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अधिनियम से, ये वाक्य लिया गया है। उसके बाद अगला आता है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न वाला देश है। भारत अपने निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वह अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, ना किसी के अधीन है ना किसी के नियंत्रण में। अपने बाहरी व आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए भारत बिल्कुल स्वतंत्र है, उसे हम प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। अगला आता है समाजवादी। हमारी सरकार समाजवादी है, हमारा राज्य समाजवादी है। समाजवादी का अर्थ होता है कि मान लो दुनिया में जितनी भी शासन व्यवस्था है उसको हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पर आते हैं पूंजीवादी, 2 नंबर पर समाजवादी। हमारा जो भारत है वो समाजवादी है। हमारे देश में जितने भी साधन और जितने भी संपत्ति उस पर सरकार का अधिकार है और निजी स्वामित्व का बिल्कुल अस्तित्व नहीं है, तो उसे हम समाजवादी कहते हैं। जैसे समाजवादी में बड़े स्तर पर है वो जनता का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आज सरकार है वो ट्रेन चलाती है और जो ट्रेन है वो सरकारी ट्रेन है जिसका किराया भी सस्ता होता है, जिससे समाज का हर व्यक्ति है वो इसमें यात्रा कर सकता है। और जो अमेरिका में है वो कोरोना की वैक्सीन खरीद कर लगाई जा रही है और भारत में ये बड़ी मात्रा में फ्री में लगाई जा रही है, तो ये समाजवादी है। और अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए तो आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, अगर 1 रुपया भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें सरकार ने सारी व्यवस्था दी हुई है। हमें लूट लिया जाता है वो एक अलग बात है, वो एक भ्रष्टाचार का हिस्सा है, ना कि वो सिस्टम का हिस्सा है। यह अलग बात है कि हमारा सिस्टम आज करप्ट हो चुका है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ना ही भारत देश खुद का कोई धर्म है। व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है, ना ही भारत देश अपने किसी धर्म को अधिकारित रूप में मान्यता प्रदान करता है। उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक भारत एक लोकतंत्र शासित देश है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा है जनता के लिए जनता द्वारा जनता द्वारा बनाया गया शासन ही लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह प्रस्तावना में लिखा गया है। लोकतंत्र है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। नंबर 1 पर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, 2 नंबर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है जिसमें जनता है वो सीधे शासन में भाग लेती है मतदान करके, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसमें जनता है वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से जो आगे चुनाव करते हैं, मतलब सीधा डायरेक्ट जनता उसमें भाग नहीं लेती, लेकिन उसमें योगदान में वो जनता का होता है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे कि मान लो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें भारत की जनता है वो सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, लेकिन जो उसके द्वारा विधानसभा और लोकसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसके बाद आता है गणराज्य। भारत एक गणराज्य देश है। गणराज्य का अर्थ हुआ कि देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं है, वो जनता द्वारा निर्वाचित पद है। वो 5 साल के लिए चुना जाता है। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि जो सर्वोच्च योग्यता वाला होता है जिसको जनता है वो चुनाव के माध्यम से चुनती है, उसे हम गणराज्य कहते हैं, जिसका चुनाव 5 साल के लिए होता है राष्ट्रपति का। भारत है वो 26 जनवरी 1950 को गणराज्य देश बना था और इसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसके बाद बनाने के लिए तो हमारे राज्य के स्रोत है वो 5 है। एक है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, जिसमें एक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि हमारे समाज में समस्त वर्गों का लिंग, जाति, धर्म,
मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना सामाजिक न्याय होता है। इसके अंतर्गत बंधुआ मजदूरी और जो दास प्रथाएं और जो अनेक प्रकार की प्रथाएं हैं वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आती हैं। और एक शब्द आता है सहिष्णुता, टॉलरेंस। सहिष्णुता का अर्थ है समाज में उन लोगों की संस्कृति को हमें सहन करना जिनकी संस्कृति हमारे से अलग है, उन लोगों को सहन करना जो हमसे अलग प्रकार से रहते हैं, उनका खान पान रहने का तरीका सब अलग है, उन लोगों को सहन करना सहिष्णुता कहलाता है। इसके बाद आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि अमीरी और गरीबी के बीच के अंतराल को कम करना और संसाधनों पर सबका बराबर स्वामित्व स्थापित करना। कोई और सरकार को प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की ध्यान रखना। कोई व्यक्ति इतना गरीब भी न हो कि वह अपनी गरिमा ही खो बैठे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ और महत्व नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि जनता को अपने उम्मीदवार चुनने का अधिकार, उनको वोट देने का अधिकार और राजनीति में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। और राजनीतिक भाग लेने के लिए जो हमारे उम्मीदवार को चुनते हैं उसमें एक मना करने का भी अधिकार है जिसे हम नोटा कहते हैं। नोटा का अर्थ होता है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जितने उम्मीदवार हैं अगर उसमें से हमें कोई पसंद नहीं आता है तो हम नोटा पर भी अपना वोट है या मत दे सकते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के न्याय है वो भारतीय जनता को दिए गए हैं। इसके बाद स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। विचार की यानी व्यक्ति के खुद के विचार तर्क वितर्क करने की उन्हें स्वतंत्रता है। और अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता है। वह मतदान, लिखित व मौखिक मतदान करने की भी स्वतंत्रता है और अपने विचारों का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। इसके बाद आता है विश्वास। व्यक्ति किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी विषय में विश्वास कर सकता है और उसकी एक धारणा बना सकता है। उसके बाद शब्द आता है धर्म। व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता है और वह किसी भी धर्म को मान सकता है। यह अनुच्छेद 25 से 28 में दे रखा है मूल अधिकार के। और विचार व अभिव्यक्ति ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और उपासना का अर्थ होता है ईश्वर की स्तुति करना या किसी को धर्म को मानना है न माने, उपासना होता है। इन सब की स्वतंत्रताएं दी गई है। अगला शब्द आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता यानी समानता। अनुच्छेद 14 से 18 तक नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है जिसमें वो समान अवसरों का मौका उठा सके और सभी को समान नौकरियों में सभी को समान अधिकार दिया जाए और नागरिकों की गरिमा की समानता बनाए रखी जानी चाहिए प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, मर्यादित जीवन जीने का अधिकार है, उसकी गरिमा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी चाहिए। एकता का अर्थ होता है कि हमें एक रहना चाहिए, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के आधार पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम ऊंची जाति के, आप नीची जाति के, इस आधार पर भी नहीं लड़ना चाहिए। हम सबको एक रहना चाहिए। अखंडता का अर्थ होता है कि हम चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा करें लेकिन हमें अलग नहीं होना है, हमें एक रहना है। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा, हमें ऐसा आचरण करना चाहिए कि हम सब परिवार के सदस्य हैं और हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और हमें किसी को अपने से कमतर भी नहीं मानना चाहिए। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा जिसमें संविधान के लोगों ने इस संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान सभा में आज तारीख जिस दिन ये संविधान लागू हुआ था उस दिन की तारीख भी प्रस्तावना में लिखी गई है 26 नवंबर 1949। यह तारीख भी संविधान में लिखी गई है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान दिवस भी हम 26 नवंबर को मनाते हैं। और ये मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी अर्थात हिंदी तिथि भी लिखी गई है। विक्रम संवत में 2006 को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत का अर्थ होता है कि प्रस्तावना को भौतिक रूप से स्वीकार करना अंगीकृत होता है। और अधिनियमित का अर्थ होता है कि प्रस्तावना को कानूनी रूप से स्वीकार करना अधिनियमित होता है। आत्मप्रीत का अर्थ होता है प्रस्तावना को पूरे विश्वास और आस्था के साथ स्वीकार करना, यह आत्मप्रीत होता है। तो हमें प्रस्तावना याद भी होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और पद की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए तथा उन सब में बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्वार मिति मार्सी शुक्ला सप्तमी विक्रमी 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। तो प्रश्न यह भी कभी कभी आता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। शुरुआत में हम भारत के लोग और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 2 बार यह भारत शब्द का यूज हुआ है। और उसके बाद शब्द आता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 शब्द है वो किस देश से लिए गए हैं? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये फ्रांस से 3 शब्द लिए गए हैं और ये फ्रांसीसी क्रांति के 3 शब्द है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो इस प्रकार हमें प्रस्तावना भी याद होनी चाहिए और अगर हम किसी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू में प्रस्तावना हमें पूछी भी जाती हैं जो हमें हर हाल में याद होनी भी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी क्लास? वीडियो में कमेंट और शेयर भी करें वीडियो को। धन्यवाद।